नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के चुनाव की। बिहार का चुनाव जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने 71 कैंडिडेट जो है उनके नाम अनाउंस भी कर दिए हैं। तो अब मुश्किल से जो है वो 30 के आसपास नाम बचते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन को देखते हैं तो महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उस पर किसी भी तरीके की कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। अब दोनों गठबंधनों की अपनी जो है वो मजबूरियां हैं, लेकिन कल के पूरे दिन के अगर घटनाक्रम को हम एक बार देखते हैं तो कुछ अफवाहें, कुछ सच्चाई और उसी तरीके से जो है वो आगे चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पहला जो पड़ाव था वो एनडीए ने पार कर लिया है। और पहला पड़ाव क्या होता है, जब भी किसी गठबंधन में दो से ज्यादा पार्टियां होती है तो उसमें खींचतान होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब आप देखिए, एनडीए में इतने दिन से जो है वो लगातार खींचतान चल रही थी, जबकि अब नामांकन की जो अंतिम तारीख है वो भी नजदीक है। ऐसे में एनडीए ने, क्योंकि आपको पता ही है, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि जब मामला हाईकमांड तक जाएगा, दिल्ली दरबार जिसको हम कहते हैं दोनों ही गठबंधनों का, तो दिल्ली दरबार में जाएगा तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अगर नीचे ये मामला सेटल नहीं होता है तो वहां जाकर ये चीजें जो है वो सारी खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही जो है वो एनडीए गठबंधन में अभी तक दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन में, तो महागठबंधन में एज यूजुअल जिसकी हम बात कर रहे थे, अब वही चीजें जो है वो सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ ही नहीं रही है और ना वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से एक गेम प्लान कर रखा है और उस गेम प्लान का जो हिस्सा है उसके तहत ही आगे बढ़ रही है। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी का गेम प्लान कौन सा है, हम उसको समझे उससे पहले हम कुछ एनडीए गठबंधन की कुछ चीजें थी जिसके ऊपर मुझे लगता है कि आपको पता होना जरूरी है। कल आपको खबर मिली होगी न्यूज चैनल्स के ऊपर कि नीतीश कुमार नाराज है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो खबरें आई एनडीए को लेकर। मुख्यमंत्री पद को लेकर हम कह सकते हैं, चिराग पासवान को लेकर हम बात कर सकते हैं। तो इसकी असल वजह जो थी वो क्या थी? क्या नीतीश कुमार वाकई में नाराज थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार की कल दिल्ली में बात हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू के वो इस वक्त अभिभावक है, सबसे बड़े नेता है, मुख्यमंत्री है। क्या उनकी सहमति के बिना इस तरीके के स्टेप जो है वो एनडीए गठबंधन ले सकता है क्या? तो आप अगर अपने हिसाब से इसका विश्लेषण करके देखोगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल नहीं। हां, यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। कारण एक, पहला कारण, क्योंकि अब तक एनडीए गठबंधन में जेडीयू जो है वो हमेशा बीजेपी से ज्यादा सीटें लड़ती आई है। पिछले चुनाव में अगर हम नजर डालते हैं तो जेडीयू 5 सीटों पर ज्यादा चुनाव लड़ी थी। यह अलग बात है कि उनकी सीटें कम आई, क्योंकि सीटें सिर्फ 43 मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 74 सीट्स थी। तो 2009 तक लोकसभा चुनाव को अगर आप टैली करोगे तो लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू जो है वो लगातार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती आ रही थी। लोकसभा चुनाव में जेडीयू 2009 में 25 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। फिर 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी का युग आया है दिल्ली की राजनीति में, उसके बाद से बिहार की राजनीति में भी इसका इंपैक्ट जो है वो देखा जा सकता है, असर हुआ है। तो नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उनकी पार्टी की इमेज जो है वो बड़े भाई की इमेज की तरह रहे, लेकिन जब सीट शेयरिंग हुआ तो दोनों पार्टियां बराबर की सीटों पे लड़ रही है। मतलब अब दोनों जो है वो सगे भाई की भूमिका में है। जुड़वा भाई हम कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा भाई और छोटा भाई जैसी अब जो है वो दुविधा रही नहीं है। कारण एक ये, इसलिए हम कह सकते हैं अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। दूसरा, चिराग पासवान और जेडीयू, तो लोजपा और जेडीयू का जो संबंध है वो ठीक नहीं है। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को उम्मीद से थोड़ी ज्यादा सीटें मिल गई। हम कह सकते हैं
कि लगभग 5 से 7 सीट चिराग पासवान को ज्यादा मिली है। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है जिससे नीतीश कुमार जो है वो अनकंफर्टेबल हुए हो, क्योंकि पिछले चुनाव को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जेडीयू को चिराग पासवान ने कहां कहां डेंट किया था। और तीसरा और अहम कारण जिसको हमें समझना चाहिए वो है क्योंकि हर पार्टी में गुटबाजी भी होती है, एक बड़े लेवल का धड़ा होता है तो दूसरा उसका कॉम्पिटिटर होता है और आपस में खींचतान भी होती है। तो जेडीयू में इस वक्त अगर आप लीड की बात करोगे तो लीड कर रहे हैं ललन सिंह, संजय जहां और फिर उसके बाद में हम बात कर सकते हैं विजय चौधरी। अब इनके खिलाफ जो खेमा है वो इस तरीके की जो है वो चर्चाएं कर सकते हैं क्योंकि इनके सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर, लेकिन उससे भी बड़ी बात है जिसमें हम जो है वो अनकंफर्टेबल वाली जो स्थिति बनी उसका कारण यह था, 2 सीटें मैं जिनका जिक्र करूंगा, एक सीट सोनबरसा की सीट और दूसरी राजगीर की सीट। अब अगर आप बिहार की राजनीति में जानकार हो तो सोनबरसा, वहां से है रत्नेश सदा, बड़े लेवल के नेता, और रत्नेश सदा की जो सीट है वो दे दी गई चिराग पासवान को, तो डेफिनेटली नाराजगी जो है वो निकलकर बाहर आएगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं राजगीर, तो राजगीर से इस वक्त जो है वो कैंडिडेट है कौशल किशोर जेडीयू के। और कौशल किशोर कौन है अगर आपको समझना है तो उनके पिताजी सत्यनाथ आर्या को समझना पड़ेगा जो 8 बार वहां से चुनाव जीत चुके हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो आप सोचकर देखिए कि ये सीट किसकी है, तो आप कहोगे ये तो जेडीयू की सीट है, इतनी मजबूत सीट, लेकिन यह सीट भी चली गई चिराग पासवान के खाते में। यह एक जो है वो बड़ा कारण था। इसके अलावा और भी सीटों का हम नाम ले सकते हैं जिनको अगर हम स्टडी करें, चाहे वो अरवल की हो, चैनपुर की हो या रामपुर की हो। और रामपुर की सीट इसलिए भी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जमा खान जो पहले बहुजन समाज पार्टी में था उसको नीतीश कुमार वहां से जो है वो अपनी पार्टी में लेकर आए और उन्होंने चुनाव जीता, और उससे भी बड़ी बात जेडीयू के एकमात्र विधायक। और यह सीट भी जो है वो खबर यह थी कि यह पासवान को चली गई, चिराग पासवान को। तो जाहिर सी बात है अनकंफर्टेबल वाली जो सिचुएशन है वो बननी ही थी, और अक्सर जो है वो हर तरफ होता है। और आज की राजनीति में अगर हम देखें तो हर सीट के ऊपर जो है वो 2 या 3 नेता जरूर होते हैं एक ही पार्टी के, जिनके बीच में कंपटीशन चलता है, लेकिन टिकट तो एक ही को ही दिया जा सकता है। तो 2 की नाराजगी जो है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। और राज्य दर राज्य जो है वो आप स्टडी करते आए, आपको इसका जो है वो अंदाजा हो जाएगा। पहले की तरह नहीं है कि आपकी सीट है तो आपको चल रहा है, नहीं। अब कुछ नए कार्यकर्ता होते हैं जो 5 साल 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और पुराने जो नेता है वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू ने, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जेडीयू ने उसके बाद में सोनबरसा और राजगीर की जो सीट थी उस पर रत्नेश सदा और कौशल किशोर इन दोनों को सिंबल दे भी दिए हैं। तो यहां पर टकराव की स्थिति जो है वो एनडीए में बनी हुई है, इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन यह भी है कि एनडीए की जो कार्यशैली है उसको देखते हुए यह मामला भी जो है वो निपटा लिया जाएगा। क्योंकि जब हम हरियाणा का विश्लेषण करते हैं विधानसभा चुनाव का, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारे लोगों के टिकट काट दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ऐसी ही सूरत जो है वो बनी थी कांग्रेस पार्टी में। लेकिन दोनों में अगर फर्क अगर आप देखोगे तो फर्क जो जीत का एक बड़ा जो आकलन है वो ये निकल कर आया कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम दौर में जब चुनाव चल रहा था उस वक्त अपने बागी जो लोग थे, नेता थे, उनको मनाने में कामयाब हो गई, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इसका प्रयास ही नहीं किया और यहां पर कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई। तो यह एक बड़ा कारण था, और यह जो है वो बिहार में या बिहार की राजनीति में भी जो है वो दिखाई देता है। अब इसको लेकर जो है वो कोई किसी भी तरीके से अगर झूठी अफवाहें या अपने आप को जो है वो बड़ा विश्लेषक बताकर अगर इसके विश्लेषण करे तो वो उसमें जो है वो उसका अपना एक इंटरेस्ट होता है। जैसे कि कई लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि वही टिकट बांट रहे हैं और उनको सब कुछ पता है कि चल क्या रहा है, लेकिन ये कुछ चीजें जो थी वो कल की निकल कर आई एनडीए गठबंधन से। अब हम आते हैं इस तरफ महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में अगर हम देखते हैं, हां इसमें एक चीज मैं ऐड करना भूल गया, तारापुर की सीट। तारापुर की सीट पहले किसके पास थी आप खुद देखिए,
लेकिन अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी, सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, उनको तारापुर से चुनाव लड़वा रही है। तो ये भी तो एक जो है वो बड़ा कारण बनता ही है कि जो तारापुर से पहले जो नेता वहां पर मेहनत कर रहा था, तो उसका भविष्य क्या है, उसकी भी तो महत्वाकांक्षा होती होगी। अब महागठबंधन में जब हम चर्चा करते हैं तो महागठबंधन का माजरा अलग है, क्योंकि महागठबंधन में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन से चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी लड़ रही है, और उस पार्टी का नाम है आरजेडी। और आरजेडी की समस्या यह है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देती है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से आरजेडी को नुकसान हो जाएगा, और कांग्रेस पार्टी के पास कुछ खोने के लिए कुछ तो है ही नहीं, क्योंकि पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आरजेडी का मुस्लिम वोटर अगर कांग्रेस पार्टी के साथ चला जाता है तो आरजेडी की मुश्किलें बढ़ जाएगी, और कांग्रेस पार्टी इसके साथ ही जो है वो माइंड गेम खेल रही है। तो कल का घटनाक्रम क्या हुआ आपने देखा, लेफ्ट की पार्टी जिसने जो है वो अपने उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए, फिर उसके बाद में डिलीट भी कर दिए। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जो है वो अपने मेन जो लीडर्स थे, जिनको लग रहा था उनको सिंबल्स दे रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने वो सिंबल वापस ले लिए। और ये अफवाह नहीं है, इसमें सच्चाई है। और कारण क्या था, क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी अनकंफर्टेबल थी, कांग्रेस पार्टी ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई, तो तेजस्वी यादव ने उसको वापस लेना पड़ा। अब आरजेडी की मजबूरी है और कांग्रेस पार्टी का गेम प्लान है। अब कांग्रेस पार्टी का गेम प्लान क्या है, अगर हमें इसको समझना है तो आप देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव, और उससे पहले की कांग्रेस और उसके बाद की कांग्रेस, क्योंकि उससे पहले किसी भी क्षेत्रीय दल ने कांग्रेस पार्टी के सामने जो भी शर्त रखी, कांग्रेस पार्टी ने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी संसद में कमजोर थी, उसके पास उतनी सीटें भी नहीं थी कि 2 बार में कि वो नेता प्रतिपक्ष का अपना जो उम्मीदवार है उसको आगे कर सके। तो जो कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ानी थी, और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में मैं कहता हूं कि परजीवी पार्टी थी, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर अपनी सीटें बढ़ाकर 99 कर ली। तो कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में विपक्ष में जो है वो अपना ओहदा आगे करके, या हम कहें कि पहले से बड़ा करके आ गई, तो अपना कद बड़ा कर लिया। अब उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रणनीति यह है कि क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर दिया जाए तो उसका खोया हुआ जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोटर जो है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। अब इसमें आप देखिए कि राहुल गांधी 16 दिन के लिए बिहार में रहते हैं, वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव को कमजोर करने के लिए, क्योंकि अगर वाकई में वो वोटर अधिकार यात्रा या उसके साथ वो उस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो उसके बाद राहुल गांधी कहां थे, ये भी तो हमें जो है वो विचार करना चाहिए। क्यों तेजस्वी यादव को बिहार अधिकार यात्रा निकालनी पड़ी, तो उस कारण को अगर हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो राहुल गांधी ने 16 दिन में तेजस्वी यादव को कमजोर किया, और मुकाबले को नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी किया, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ना है। और उसके बाद में राहुल गांधी उड़ गए, फुर्र हो गए, अमेरिका पहुंच गए। ठीक हरियाणा वाली स्थिति जो है वो इस वक्त सामने है। और अब जब वो आए हैं तो तेजस्वी यादव और पूरा परिवार जो है वो यादव परिवार आया तो मुकदमे के लिए था, लेकिन यह था कि वो दिल्ली आए तो मुलाकात संभव है, लेकिन राहुल गांधी ने मुलाकात नहीं की। आप इसको थोड़ा सा जो है वो समझ कर देखिए। तो लगातार आरजेडी को जो है वो कांग्रेस पार्टी अपनी हैसियत दिखा रही है, औकात वाला समय तो अब नहीं रहा। और ये इसलिए दिखा रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिले। तो कांग्रेस पार्टी की तैयारी ये इस वक्त इस बार की नहीं है। अगर आरजेडी कमजोर होगी तो आप इसको ये भी समझ लीजिए, आरजेडी की सीटें कम होगी तो कांग्रेस पार्टी की बढ़ेगी, और अगर आरजेडी की सीटें बढ़ती है तो कांग्रेस पार्टी की कम होगी। ये स्वाभाविक है। इस चुनाव में जब परिणाम आएगा तो आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। तो महागठबंधन की अपनी समस्या है, और महागठबंधन की यह सबसे बड़ी समस्या थी सीट शेयरिंग, जिसकी हम पहले से ही चर्चा कर रहे थे कि वहां जाकर महागठबंधन जो है वो फंसता हुआ दिखाई देगा। बाकी आप छोड़ दीजिए मुकेश सहनी और बाकी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मोटी मोटी जो लड़ाई है कल के पूरे दिन के घटनाक्रम से, यह स्थिति जो है वो बिहार की अभी दिखाई दे रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।